दोस्तों, आप लाइफ में कभी ना कभी इंग्लिश बोलते वक्त इस तरह के सवाल में जरूर अटके होंगे कि यहां व्हाट हैव यू डन आएगा या व्हाट यू हैव डन आएगा, या फिर व्हाई डोंट यू गेट मी सही है या व्हाई डू यू नॉट गेट मी सही है। आज इन सभी कंफ्यूजन्स को मैं आपकी दूर करने वाला हूं, और जो आपने कहीं किसी बुक में नहीं पढ़े, कहीं भी इतना क्लियरली नहीं लिखा हुआ WH फैमिली के बारे में, वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। और मेरे साथ वीडियो में अगर आप एंड तक बने रहे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, एडवांस यूजेस सीखेंगे और WH फैमिली पे महारत हासिल करेंगे। गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि WH फैमिली होती क्या है। WH फैमिली वो वर्ड्स होते हैं जिनकी मदद से हम सवाल पूछते हैं। इन्हें WH फैमिली ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन वर्ड्स की शुरुआत में W या फिर H आता है, इसलिए इन्हें WH फैमिली कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट, हु, व्हेन, व्हाई, हाउ, इन सभी वर्ड्स के अंदर हमने देखा कि पहला लेटर हमारा कौन सा था? W या फिर H का था, इसलिए इन्हें WH फैमिली कह देते हैं। अब जब सवाल की बात होती है तो सवाल पूछने के लिए क्या सिर्फ WH फैमिली का ही इस्तेमाल किया जाता है? नो, बिल्कुल भी नहीं। हम सवाल जब पूछते हैं तो सवाल दो तरह के पूछते हैं। एक वो सवाल होते हैं जिनका जवाब यस या नो में दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं क्या आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, तो आपका जवाब होगा यस या फिर नो। इस तरह से आप जवाब देके खत्म कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं आपने हमारा चैनल कब सब्सक्राइब किया है, इसका जवाब यस या नो में हो ही नहीं सकता। इसमें आपको डिटेल में आंसर देना पड़ेगा। तो जब हम डिटेल में आंसर देते हैं तब हम WH फैमिली का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हमें सिर्फ यस या नो में आंसर देना होता है तब क्या करते हैं? तब हमने टेंस की हमारी वीडियो में पढ़ा था, उसमें हम सिर्फ इज, एम, आर या जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं उनका इस्तेमाल करते हुए, या फिर हमारी मॉडल वर्ब होती हैं उनका इस्तेमाल करते हुए सवाल पूछ लेते हैं। और सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में वो मॉडल वर्ब या वो ऑक्सिलरी वर्ब हम यूज कर लेते हैं। लेकिन जब हमें डिटेल में सवाल पूछना होता है, कोई जवाब हम डिटेल में चाहते हैं, पूरा एक्सप्लेन करवाना चाहते हैं सामने वाले से, तब हम WH फैमिली का ही इस्तेमाल करते हैं और कोई हम इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। इतना क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हो कि जो WH फैमिली के मेन वर्ड्स होते हैं वो होते हैं व्हाट, व्हाई, हु, whom, which, when, where, how much, how many और how long। अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं व्हाट के इस्तेमाल से। अब व्हाट को सोचते ही आपको इसकी हिंदी क्या याद आ जाती है? लेकिन इसकी हिंदी सिर्फ क्या नहीं होती है, रटने वाली बात है। आज मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाने वाला हूं कि इसकी हिंदी हमेशा क्या नहीं निकलती है। इसका कॉन्सेप्ट समझना, और स्पोकन में जो व्हाट को लेके बहुत सारे कंफ्यूजन आपको होते हैं वो भी क्लियर होंगे। अगर आप किसी भी लेवल के अभी स्टूडेंट हो, जो व्यूअर हो, जो भी देख रहे हो, आपको आज बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। तो मजेदार तरीके से आज मैं आपको इसको सिखाऊंगा, ध्यान से देखते रहना। जैसे कि आप बेसिकली तो जानते ही हो कि जो व्हाट होता है हमारा WHAT, उसकी जो मोटे मोटे तौर पर हिंदी निकलती है वो क्या निकलती है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कॉन्सेप्ट समझना, रटना नहीं है अपने को। हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी रटनी नहीं है, ठीक है ना। आओ, अभी आपके सामने मैंने दो सेंटेंस लिखे। सेंटेंस क्या है? क्या तुम जानते हो। इसके अंदर गौर करने वाली बात है कि क्या आया हुआ है सेंटेंस में, ठीक है। दूसरा सेंटेंस है तुम क्या जानते हो। इसमें भी क्या आया हुआ है, लेकिन इन दोनों में ही व्हाट का इस्तेमाल होगा? नहीं, इन दोनों में व्हाट का इस्तेमाल नहीं होगा। कैसे? जरा ध्यान से देखो। तुम क्या जानते हो, इसकी इंग्लिश क्या बन जाएगी? डू। क्या तुम जानते हो? डू यू नो। सेंटेंस हमारा क्या तुम जानते हो, तो डू यू नो। डू यू नो से याद आया, हाँ, क्या आप ये जानते थे? ठीक है, अगर नहीं जानते थे तो ये जान लीजिए और ये वीडियो जरूर देख लीजिए। तुम क्या जानते हो। अब इसकी जब मैं इंग्लिश बनाऊंगा तो क्या मैं इसमें व्हाट लगाऊंगा? क्योंकि ऊपर वाले में मैंने व्हाट नहीं लगाया है। क्यों नहीं लगाया सर? रीजन तो बता दो, रीजन बताओ हमें। यहां आपने व्हाट क्यों नहीं लगाया? आपने तो बताया कि व्हाट का मतलब क्या होता है, सेंटेंस में क्या आ गया, या व्हाट क्यों नहीं लगा? हमें बचपन से पढ़ाया गया था कि जब भी व्हाट हो, क्या लगा हो तो व्हाट लगा देना, ठीक है, यही तो होना था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? सुनो ध्यान से सुनो। जब भी सेंटेंस के शुरू में क्या का इस्तेमाल होता है तब व्हाट नहीं लगता है। जी हां, जब भी सेंटेंस के शुरू में क्या आ रहा हो तब हमें व्हाट का इस्तेमाल नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है, मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करना है। लेकिन सेंटेंस के अगर बीच में इस तरह से क्या का इस्तेमाल हो तब हमेशा व्हाट आएगा। फिर व्हाट लगाना मैंडेटरी है, जरूरी है। तब WH फैमिली में से व्हाट हम लगा देते हैं यहां पे जब सेंटेंस के बीच में आता है। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? सर ये यूनिवर्सल ट्रिक है, किसी भी सेंटेंस में एप्लीकेबल है। सेंटेंस के अगर शुरू में क्या है तब व्हाट नहीं आएगा, सेंटेंस के बीच में क्या आ रहा है तब व्हाट आएगा। अब व्हाट कहां आएगा, किस जगह पे आएगा वो सुन लो। व्हाट बीच में नहीं आएगा, व्हाट सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में लगाना है। जैसे इसकी इंग्लिश क्या बन जाएगी? व्हाट डू यू
नो। इस तरह से आपको सेंटेंस बन जाएगा। इसी तरह से कोई भी सेंटेंस उठा के देख लो, तुम क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट, तुम क्या पहनते हो, व्हाट डू यू वियर, तुम क्या पसंद करते हो, व्हाट डू यू लाइक, तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट। इन सभी सेंटेंसेस के अंदर सेंटेंस के बीच में क्या लगा हुआ था, इसलिए मैंने सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में, क्योंकि यहां पे तो व्हाट शुरू में लगाना था, व्हाट का इस्तेमाल किया भी और बिल्कुल शुरू में लगा दिया, जैसा कि रूल हमें सिखाया गया है। लेकिन इस तरह के सेंटेंस होते हैं जिसमें सेंटेंस के शुरू में क्या आ रहा होता है, क्या से शुरुआत हो रही होती है, तब व्हाट नहीं आता। मजा आया कॉन्सेप्ट जान के? आइए और कॉन्सेप्ट समझते हैं व्हाट के। दोस्तों अब हम बात करेंगे व्हाट की ऐसी कंफ्यूजन की जो आपको स्पोकन में बहुत दिक्कत करता है, राइटिंग इंग्लिश में भी उसमें बहुत दिक्कत आती है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाट का इस्तेमाल रिलेटिव प्रोनाउन की तरह कैसे होता है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन वो होता है जिसमें व्हाट का इस्तेमाल सवाल पूछने में ना किया जाए, बल्कि व्हाट का इस्तेमाल अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाए, यानी सिंपल सेंटेंस में किया जाए, नॉर्मल बात में किया जाए। उसकी हिंदी क्या निकलती है? जो इसकी हिंदी निकलती है, तो रटने वाली बात हो गई। नॉर्मल क्या है? नॉर्मल ये कि द थिंग्स विच, जब आपको ये बात बोलनी हो ना, उसकी जगह आप सिंपली क्या बोल दो? व्हाट। ठीक है, द थिंग्स विच का मतलब जो चीज है, क्या जो चीज है। जब आपको ऐसा बोलना होता है तब आप क्या लगा देते हो? व्हाट लगाते हो। फॉर एग्जाम्पल से देखते हैं, व्हाट शी सेड मेड मी क्राई, जो चीज उसने कही। अब इस वाली बात पे अगर आप गौर दें, जो यहां पे क्या लिखा है, यहां पे व्हाट की जगह अगर मैं यहां लगा दूं द थिंग्स विच शी सेड मेड मी क्राई, इस तरह से। क्लियर हो गया? बिल्कुल हो गया। अच्छा, इसमें गौर देने वाली बात क्या है? इसमें गौर देने वाली बात यह कि व्हाट के बाद जब भी आप इस तरह से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जब इसको एज एन अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वहां हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है व्हाट के बाद। लेकिन इंटरोगेटिव में जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो व्हाट के WH फैमिली के फौरन बाद यहां आपकी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब आ जाती है। इतना क्लियर हो गया? हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस था, आई कांट गिव यू व्हाट यू नीड, मैं आपको वो नहीं दे सकता जो आप चाहते हो या जिसकी आपको जरूरत है। यहां भी व्हाट को हटा के लिखो ना, द थिंग्स विच यू नीड, इस तरह से। क्लियर हो गया कि नहीं? मजा आ रहा है कि नहीं? रटना पड़ रहा है? बिल्कुल भी नहीं। आओ चलो देखते हैं। यू कैन डू व्हाट यू वांट, आप कर सकते हो जो भी आप चाहो। यहां भी इसका यही मीनिंग निकला। मुझे बहुत उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। आइए अब कंफ्यूजन के बारे में बात करते हैं, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी की थी, बड़े मजेदार तरीके से। यहां दो सेंटेंस लिखे हैं। पहला सेंटेंस है कैन यू टेल मी व्हाट हैव यू डन, और दूसरा सेंटेंस है कैन यू टेल मी व्हाट यू हैव डन। दोनों का मीनिंग यही निकल रहा है कि आप मुझे बता सकते हो आपने क्या किया है। ये हमारा सेंटेंस है, लेकिन इंग्लिश तो दोनों में से एक की सही होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात। अब बताओ इसमें सही कौन सा है? ध्यान से सुनो कॉन्सेप्ट। आपके सामने भी कभी ना कभी इस तरह की दिक्कत जरूर आती होगी, जहां आप फंस जाते होंगे कि व्हाट के बाद यू हैव डायरेक्ट लगा दूं या व्हाट के बाद हैव लगाऊं, हेल्पिंग वर्ब पहले लगाऊं। इस तरह के सेंटेंस में एक बात याद रखना, कभी भी आपको इनडायरेक्ट सवाल पूछना हो। क्या? इनडायरेक्ट क्वेश्चन। इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या होते हैं सर? अरे भाई ऐसे सवाल जो डायरेक्ट नहीं पूछा जा रहे। आप इन दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखो, कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी, दोनों सेंटेंस में कैन यू टेल मी था। यानी पहला सवाल मेरा क्या था? क्या आप बता सकते हो? पहला क्वेश्चन तो मेरा ये था। डायरेक्ट क्वेश्चन तो आपसे मेरा ये था, कैन यू टेल मी, ये पहला क्वेश्चन था। इनडायरेक्ट जो नेक्स्ट क्वेश्चन था फिर वो था कि तुमने क्या किया है। तो जब भी इस तरह से इनडायरेक्ट क्वेश्चन आप पूछते हो तब आप ये वाली चीज फॉलो करते हो, व्हाट यू हैव डन, ना कि ये वाली। ठीक है, क्लियर हो गया? क्या कहा मैंने आपसे कहा कि जब आप इनडायरेक्ट सवाल पूछते हो और उसमें व्हाट का इस्तेमाल करना हो तब आप व्हाट के बाद सब्जेक्ट लगा देते हो। व्हाट के बाद यहां पे क्या लगा दिया आपने? सब्जेक्ट लगा दिया था, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते। क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया। हाँ जी बिल्कुल क्लियर हो गया। तो अगर आप भी कोई ऐसा सवाल पूछ रहे हो जो इनडायरेक्ट सवाल हो, सवाल के बाद सवाल हो, कोई स्टेटमेंट हो, जैसा कि हम नरेशन के केस में देखते हैं, नरेशन जब हम कर रहे होते हैं, अगर आपने नरेशन की वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, वहां समझ लेना। तो वहां भी हम यही कर रहे होते थे कि व्हाट के फौरन बाद हैव नहीं आता था, बल्कि सब्जेक्ट लगा देते थे। क्लियर हो गया कि नहीं? अफर्मेटिव की तरह इस्तेमाल हो जाता था। तो अगर आपको कभी बोलने में कंफ्यूजन आए तो ये कंफ्यूजन आपको अब नहीं रहेगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी कंफ्यूजन क्या है कि भाई व्हाट के साथ फॉर का इस्तेमाल कैसे हो जाता है? व्हाट भी है और फोर भी है। व्हाट और फोर जब एक साथ लगे होते हैं या सेंटेंस में व्हाट और फोर का इस्तेमाल किया जा रहा होता है तो उसका मतलब निकलता है रीजन या पर्पस बताने के लिए कि आपका मकसद क्या है। जैसे कि सेंटेंस था व्हाट्स दैट बटन फॉर, ये बटन किस चीज के लिए है, तो यहां पे क्या आवाज निकलती है? किस लिए है। ऐसे ही फॉर व्हाट, आगे फोर आ सकता है, बाद में व्हाट आ सकता है। इसका मतलब ये होता है किस चीज के लिए। जैसे आपने मुझसे सवाल पूछा कि आपको पैसों की जरूरत है, तो पूछोगे कि भाई किस लिए जरूरत है? फॉर व्हाट। ठीक है, ऐसे ही व्हाट इज ही गुड फॉर, वो किस चीज के लिए अच्छा है, किस चीज के लिए बढ़िया है। ठीक है, तो यहां व्हाट और फॉर वाली कंफ्यूजन भी दूर हो गई कि व्हाट फॉर साथ में कैसे लग जाते हैं। तो व्हाट फॉर जब लगा होता है इसका मतलब क्या होता है? वाई निकलती है इसकी आवाज। क्यों?
अब देख लेते हैं व्हाट के एक ऐसे इस्तेमाल जो बहुत कम होते हैं लेकिन होते जरूर हैं, जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर, जहां पे आप कोई ऐसी बात बोलते हो जैसे व्हाट एन आइडिया, क्या आइडिया है। अब इसमें कोई सवाल पूछ रहे हो? नहीं। क्या कोई रिलेटिव प्रोनाउन है? नहीं। लेकिन ये एक्सक्लेमेशन है जहां पे आप बहुत हैरान हो जाते हो, आप बहुत खुश हो जाते हो, उदास हो जाते हो। इस तरह के सेंटेंस में भी व्हाट की आवाज निकलती है, जैसे व्हाट अ डे, व्हाट अ लवली रोज, व्हाट अ मैन ही इज। इस तरह से आप व्हाट का इस्तेमाल करते हो। दोस्तों यहां खत्म होते हैं व्हाट के मजेदार इस्तेमाल, कुछ ऐसे इस्तेमाल जो आपको अभी तक नहीं पता थे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं हु और हुम के इस्तेमाल। जब हु की बात आ रही है तो हुम तो अपने आप ही उसके साथ चला आ जाता है, तो इसलिए मैंने हु और हुम को एक साथ आपको पढ़ाने का फैसला किया है। पहले हु की बात कर लेते हैं, क्योंकि हु बहुत इंपॉर्टेंट है। हु के साथ ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट जुड़े हुए हैं जो आप गलत कर देते हो। स्पोकन इंग्लिश में हु का बहुत बड़ा रोल होता है। हु के साथ कुछ मिसकंसेप्शन भी है, वो भी हम आज ही क्लियर करने वाले हैं। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं हु की इंग्लिश क्या होती है। हु की इंग्लिश तो हुई रहती है दोस्तों। हु की हिंदी होती है कौन। ये तो हो गई रटने वाली बात, और लेकिन हम कुछ भी रटने वाले नहीं है। आइए देखते हैं कि हु के और एडवांस इस्तेमाल क्या होते हैं, कहां आप गलती करते हो और आपको पता नहीं होता। आइए जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले बेसिक बात कर लेते हैं कि हु का इस्तेमाल कहां होता है, किसी पर्सन को जानने के लिए। जब हमें सवाल पूछना होता है और जानना होता है कि ये काम कौन करता है या किसने किया है, तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हु का इस्तेमाल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हु इज योर क्लास टीचर। मुझे आपके क्लास टीचर का नाम पूछना था, आपका क्लास टीचर कौन है। हु टीच यू इंग्लिश, आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है। तो बहुत बेसिक सी बात थी, लेकिन अभी बेसिक बात से हटके कुछ एडवांस बातें कर लेते हैं। आपने एक बात गौर करी, जो हमारा सेकंड सेंटेंस है, हु टीच यू इंग्लिश, ये जो इस तरह से बना हुआ है सेंटेंस जैसे कि कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो। कैसे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर आपने टेंस के रूल पढ़े हुए हैं तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल में क्या होता था, सब्जेक्ट रखा जाता था, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती थी। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता था, थर्ड पर्सन होता था, तो एस या ईएस आ जाता था और ऑब्जेक्ट आ जाता था। बिल्कुल ऐसे ही नहीं बना हुआ ये हु टीच यू इंग्लिश। तो इसमें तो ग्रामर का वो वाला रूल लगा हुआ है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव्स में लगता था। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि जो हु होता है ना, ये अपने आप में बहुत स्पेशल होता है। हु क्या होता है? स्पेशल होता है। इसमें और डब्ल्यूएच फैमिली की तरह रूल नहीं लगते हैं, इसका रूल थोड़ा डिफरेंट होता है। हु को आपको समझना होगा ऐसे जैसे हु किसी का नाम है। मान लीजिए हु ऐसा है जैसे कोई रवि, रवि रवि है, ये हु नहीं है, क्या है ये, रवि मान लो इसको। तब क्या इंग्लिश बन रही है इसकी, रवि टीच यू इंग्लिश। नॉर्मल हो गया ना, रवि आपको इंग्लिश पढ़ाता है। ऐसे अगर मैं कंटिन्यूअस में बना दूं तो क्या हो जाएगा, रवि इज टीचिंग यू इंग्लिश। इस तरह से आपको हु को समझना है। क्या कहा मैंने आपसे? मैंने आपसे कहा कि कभी भी हु का इस्तेमाल करो तो उसको एक नाम की तरह समझो। क्या समझो? किसी के नाम की तरह समझो, और उसके जो सेंटेंस बनाओगे आप वो बिल्कुल अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनाओ। कैसे बनाओ? अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनाओ। जैसे प्रेजेंट डेफिनेट का भी अफर्मेटिव बना हुआ है, अगर कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव बनेगा तो क्या हो जाएगा, हु इज टीचिंग यू बन जाएगा। अगर पास्ट इंडेफिनिट का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हु टॉट यू बन जाएगा। यानी हेल्पिंग वर्ब्स इस तरह ही आएंगी जैसे कि हमारे अफर्मेटिव्स में आती हैं, यानी आनी होगी तो आ जाएगी, नहीं आनी होगी तो नहीं आएगी। क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया। आगे भी इसके बारे में बात करेंगे, एग्जांपल दूंगा और, ठीक है। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं हु का इस्तेमाल कैसे होता है। यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, ये बात तो अभी हमने पढ़ी ना कि सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होता है हु। बिल्कुल सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होता है, यानी है तो ये इंटरोगेटिव। हाँ, सवाल तो पूछा जा रहा है, लेकिन जब सेंटेंस बना रहे हैं, जब सेंटेंस को हम फ्रेम कर रहे हैं, उसमें सब्जेक्ट की तरह लग रहा है ये। इसमें लग ही नहीं रहा कि ये सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। एज एन ऑब्जेक्ट इन मॉडर्न इंग्लिश, अब इसके बारे में थोड़े बाद में बात करते हैं। चलिए, एक सवाल इसमें एक पॉइंट था, एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, जो के तौर पर इस्तेमाल होता है हु का। जैसे कि हमने व्हाट में देखा था ना कि क्या के साथ साथ जो इस्तेमाल हो रहा होता था, ऐसे ही हम रिलेटिव प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं हु को भी। जब हमें किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करनी होती है जिसके बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं, पहले बात कर चुके हैं, पहले उसके बारे में बात हो चुकी है, और जो की आवाज निकली है तब भी हम हु का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द बॉय हु केम, अब यहां किसके बारे में बात हुई, उस बॉय की तो बारे में बात हुई थी कि जो लड़का यहां पे आया मेरे से मिलने, वो कौन था, मेरा दोस्त था। इस तरह से भी हु का इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। अब आती है इंपॉर्टेंट बात हुम से रिलेटेड। हुम का इस्तेमाल कहां होता है? हुम का इस्तेमाल होता है किसको को दिखाने के लिए। किसको को दिखाने के लिए? कैसे? यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट, जब हमें ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करना हो। ऑब्जेक्ट की तरह कैसे? अब भाई तुमने ना किसी को मारा था, क्या करा था तुमने, किसी को पीटा था, पिटाई करी थी तुमने किसी की। अब पिटने वाला तो कोई और है ना, उसके ऊपर काम हुआ था ना उसके ऊपर काम, यानी वो कौन है? कौन है वो? ऑब्जेक्ट है। जब सेंटेंस में हमें सवाल पूछना होता है और सवाल में यह पूछना होता है कि जो काम किया गया था, जिस पर किया गया था, वो कौन था, तब हम क्या करते हैं? हुम का इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस में जो काम करता है, क्या कहा मैंने? सेंटेंस में जो काम करता है, और हमें पूछना होता है, सवाल पूछना होता है कि ये काम कौन करता है, ये काम किसने किया है, यानी वो सब्जेक्ट कौन है, तब हम हु का इस्तेमाल करते हैं। जिसके ऊपर वो काम हुआ है उसका नाम पूछना
है तो उसके लिए हम whom का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया। जैसे यहां इंग्लिश पढ़ाने वाला कौन था, काम करने वाला कौन था, उसका नाम पूछा गया था। मान लीजिए इंग्लिश जिसको पढ़ाई जाती, अब उसका नाम पूछना था कि भाई तुम इंग्लिश किसको पढ़ाते हो, whom do you teach English, तब क्या हो जाता, तब वहां whom आया था। इसलिए आया था क्योंकि जिनको पढ़ाई गई उनका नाम हमें पूछना था, उनका नाम नहीं पता था। क्लियर हुआ who और whom का डिफरेंस? बिल्कुल, मुझे भी बड़ा मजा आ रहा है आपको पढ़ाते हुए। ठीक है, whom का मेन यही होता है इस्तेमाल कि जब हमें सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के बारे में पूछना होता है, ऑब्जेक्ट का नाम पूछना होता है। और क्या होता है, ऐसे ही रिलेटिव प्रोनाउन में हो जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन जैसे इसका बिल्कुल ऐसा ही, जैसे उस व्यक्ति के बारे में बात हो रही होती है जो कि ऑब्जेक्ट होता है, और हम बार बार उसकी हमें पहले से ही पता होता है कि हमने उसके बारे में बात की थी। जैसे द मैन फ्रॉम whom, वो आदमी जिसको आई बोरोड द बुक लिव्स हियर, जिससे मैंने क्या की थी, मैंने बोरो की थी बुक्स, वो क्या है, वो यहां पर रहता है। तो पहले उसके बारे में बात हो गई थी, वो ऑब्जेक्ट था सेंटेंस में, इसलिए यहां whom आ गया था। इंपॉर्टेंट बात क्या थी, ये फॉर्मल होता है। whom क्या होता है भाई, फॉर्मल इस्तेमाल होता है। अभी देखेंगे फॉर्मल क्यों यूज कर रहा हूं, पहले कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। whom do you support, तुम किसको सपोर्ट करते हो, सपोर्ट जिसके जा रहा है, जिसकी तरफ जा रहा है, जो ऑब्जेक्ट है उसके बारे में बात हो रही है, इसलिए whom आया। whom do you love most, तुम किसको सबसे ज्यादा प्यार करते हो, प्यार जिसको मिल रहा है, जो रिसीव कर रहा है, जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसके बारे में पूछ रहा हूं मैं, उसका नाम पूछ रहा हूं, इसलिए whom आया। यहां who नहीं आया। क्या यहां who आ सकता था? नहीं आ सकता था, क्योंकि who तो सब्जेक्ट होता, सब्जेक्ट का पूछते, जो प्यार करता है वो पूछते, तब आता। प्यार जिसको मिल रहा है, जिसके ऊपर किया जा रहा है, उसका नाम पूछा जा रहा था, इसलिए whom आ गया। अब who और whom इन दोनों में क्या फर्क है? आज की अगर मैं बात करूं, आज के इस मॉडर्न जमाने की बात करूं, तो उसमें who का इस्तेमाल नहीं किया जाता। उसमें जो मॉडर्न इंग्लिश है, जब हम इनफॉर्मल मैनर में बात करते हैं, हमारी स्पीकिंग की बात होती है, तो सिर्फ और सिर्फ who का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो सब्जेक्ट हो चाहे वो ऑब्जेक्ट हो। याद रखना, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको, क्या कि अगर आप इनफॉर्मल बात करें या आप स्पीकिंग की बात करें, उसमें who का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल, Who did you choose first, आपने किसको चूज किया पहले? देखा जाए तो ये ऑब्जेक्ट था, लेकिन यहां whom की जगह who ही लगा दिया, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश थी। यहां इनफॉर्मल में बात की जा रही थी, इनफॉर्मल मैनर में बात की जा रही थी। Who do you wish to speak to, तुम किससे बात करना चाहते हो? यहां whom आना चाहिए था, लेकिन who आया। इसलिए आया क्योंकि यहां भी हम क्या कर रहे हैं, मॉडर्न इंग्लिश को फॉलो कर रहे हैं, स्पीकिंग की बात कर रहे हैं। याद रखिए, अगर राइटिंग की बात होगी, रिटन इंग्लिश की बात होगी ना, ये रिटन इंग्लिश की, जब आप लिखने की इंग्लिश की बात कर रहे हैं, वहां आपको whom का इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर इनफॉर्मल मैनर में ऐसे अपने दोस्तों से बात कर रहे हो, स्पीकिंग कर रहे हो, वहां पे हर जगह who का ही इस्तेमाल कर देना। दोस्तों, अभी तक हमने जितना पढ़ लिया है उसके बेस पे मैंने आपसे कुछ सवाल पूछे हैं। इन सेंटेंसेस के अंदर कोई ना कोई गलती जरूर की हुई है, आपको उसको गलती को ठीक करके लिखना है, और सही आंसर आप चाहें तो मेरे से कमेंट बॉक्स में चेक करवा लें, या फिर इंस्टा पे आईडी आप वहां जाके मैसेज कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, आपने ये कहते हुए बहुत बार सुना होगा, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड मी, तुम मुझे समझते क्यों नहीं हो। लेकिन इस इंग्लिश के सेंटेंस को जब आप ध्यान से देखते हो तो ये थोड़ा डिफरेंट है। इसमें वाई के बाद डोंट आ जाता है डायरेक्ट। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का क्या रहस्य है, राज है, वो उस पे से आज मैं पर्दा उठाने वाला हूं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले वाई के इस्तेमाल नॉर्मल क्या होते हैं, वाई की हिंदी होती है क्यों, और इसका इस्तेमाल किया जाता है रीजन जानने के लिए। जब हमें किसी बात का कोई रीजन पूछना होता है, तब हम वाई का इस्तेमाल कर लेते हैं। कैसे करते हैं देख लेते हैं। व्हाई आर यू नॉट टेक्सटिंग मी, आप मुझे टेक्स्ट क्यों नहीं कर रहे हो, मैसेज क्यों नहीं कर रहे हो। दूसरा सेंटेंस है, व्हाई डू यू नॉट अंडरस्टैंड मी, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड मी, व्हाई डू यू नॉट अंडरस्टैंड मी। सही कौन सा है, कोई मुझे बताए तो मैं बताता हूं आपको। दरअसल होता क्या है, नॉर्मली जब हम वाई का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जब हम सवाल पूछ रहे होते हैं, तो ऐसा ही करते हैं कि वाई को सबसे पहले रख लेते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, फिर हमारी मॉडल वर्ब आ जाती है। जैसे कि मैं लिख के ही बता देता हूं, ये आ गया आपका वाई, और उसके बाद आपकी आ गई हेल्पिंग वर्ब, या जो भी आपकी मॉडल वर्ब आएगी वो आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, आपकी फिर जो भी मेन वर्ब होगी उसकी जो भी फॉर्म होगी अकॉर्डिंग टू द टेंस वो लग जाएगी, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। मैंने बहुत ही अच्छी राइटिंग में यहां लिख दिया है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रही होगी। तो इस तरह से हमारा इसका स्ट्रक्चर बनता है नॉर्मली। लेकिन जब हमें कोई बात इस तरह से कहनी होती है, हिंदी में भी तो कहते हैं हम कि हमें आपको कोई मशवरा देना होता है, आपको कोई एडवाइस देनी होती है, कोई सजेशन देना होता है। जैसे कि मैं यहां क्या कहना चाहता हूं, Why don't you understand me? तुम मुझे समझते क्यों नहीं हो, यानी आप मुझे समझने की प्लीज कोशिश करो। Why don't you go there? आप वहां जाते क्यों नहीं, यानी आप वहां जाओ ना। Why don't you watch that movie? आप वो मूवी क्यों नहीं देखते हो। तो जब हमें सजेशन की तरह देना होता है, कोई राय देनी होती है, मशवरा देना होता है किसी को, तब हम इस सेंटेंस को थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं, इसका जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है वो बदल देते हैं। वाई के फौरन बाद डोंट का इस्तेमाल करते हैं, और याद रखना डू नॉट मत बोल देना उसको, वो गलत हो जाएगा।
हाँ वो गलत हो जाएगा, डू नॉट मत बोलना, आपको डोंट ही बोलना है। व्हाई डोंट यू लाइक दिस, व्हाई डोंट यू लव मी, आप मुझे प्यार क्यों नहीं करते हो, मतलब मुझे प्यार करना चाहिए आपको। इस तरह से आपको सेंटेंस बनाने होते। तो फर्क पता चल गया, कंफ्यूजन दूर हो गई, बिल्कुल दूर हो गई। तो यही बात मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी कही थी, उसका आंसर मैंने अब दे दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं, और क्या इस्तेमाल होते हैं। Why were you not picking up my call, ये तो सिंपल सा सेंटेंस हो गया कि आप मेरी कॉल पिक क्यों नहीं कर रहे थे। और क्या है, why is he crying, बहुत ही सिंपल था, आप वह क्या कहते हैं लड़का रो क्यों रहा है, या जो भी वो लड़का था वो रो क्यों रहा है, इस तरह से हो गया। अब नेक्स्ट है why don't you meet me, क्या अब आपको इसका आंसर पता चल गया क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे why don't you meet me, इसका मतलब भाई मुझसे मिल लो, मिलते क्यों नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट है I want to ask that why he is not talking to me, मैं पूछना चाहता हूं कि वह मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है। इस सेंटेंस में कुछ मसाला था, मसाला ये था कि इसमें ही के वाई के बाद डायरेक्ट ही आ गया। अब ऐसा क्यों हुआ, अब आपको आंसर पता है, आपने पढ़ा है मेरे साथ, अभी व्हाट के यूज में भी देखा था हमने, और उसके बाद हमने कई और यूजेस में भी देखा था कि हम जब कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते, इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, या नरेशन के केस में होता है, तो हम क्या कर लेते हैं, वाई या जो भी हमारी WH फैमिली है उसके फौरन बाद भी सब्जेक्ट लगा देते हैं और उसको अफर्मेटिव की तरह पूछ लेते हैं। तो यहां पर भी वही हुआ है, वही पुराना वाला रूल हमारा यहां भी चला हुआ आया है, क्या, इनडायरेक्ट क्वेश्चन। यहां इनडायरेक्ट क्वेश्चन था, उससे पहले कुछ और बात हुई थी, तब हमने इस तरह का रूल यहां पे फॉलो कर लिया था, WH फैमिली के बाद भी सब्जेक्ट आ गया था। क्लियर हो गया, यहां खत्म होता है आपका वाई। अब देखते हैं वेयर के इस्तेमाल। वेयर बहुत अच्छा बच्चा है, वेयर में ना ज्यादा दिक्कत नहीं होती। वेयर की जो हिंदी होती है वो कहां होती है या फिर जहां होती है, और वेयर का इस्तेमाल कहां करना होता है, जब हमें किसी जगह के बारे में जानना होता है कि वो जगह कहां है, तब हम वेयर का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही स्पेसिफिक सा इस्तेमाल है। आइए देख लेते हैं, वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हो। तो इसमें भी वही स्ट्रक्चर फॉलो होगा। सेंटेंस कैसे बनाओगे, सबसे पहले तो वेयर आ जाएगा, यानी WH फैमिली आ जाएगी आपकी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी आपकी, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर मेन वर्ब की जो भी फॉर्म होगी अकॉर्डिंग टू द टेंस आ जाएगा, और आपका ऑब्जेक्ट आएगा, सवाल बन जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा था, बिल्कुल फ्रेमिंग इसकी नॉर्मल थी। अभी तक सिर्फ हु में हमें दिक्कत आई थी सेंटेंस को फ्रेम करने में इंटरोगेटिव के, बाकी सबकी नॉर्मल चल रही है, ठीक है। आगे देखते हैं, वेयर इज ही गोइंग, वह कहां जा रहा है। ऐसे ही वेयर यू वर गोइंग, अरे 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 इसमें तो कुछ गड़बड़ है, हाँ गड़बड़ है। अगर इसको आप इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरह देख रहे हो तो इंटरोगेटिव नहीं है। वेयर का एक इस्तेमाल कैसे, जहां की आवाज में भी निकलता है। जब आपने किसी प्लेस के बारे में पहले बात कर ली थी और अब दोबारा उसको कहना चाहते हो, जब जहां की आवाज निकलती है ना, वहां वेयर का इस्तेमाल होता है, और उसमें फिर हेल्पिंग वर्ब यहां नहीं आती, ठीक है। यहां नॉर्मल फिर सब्जेक्ट आ जाता है, वेयर यू वर गोइंग, जहां आप जा रहे थे, इस तरह से। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही लिव्स देयर वेयर माय सिस्टर लिव्स। ऐसे ही ये वही रिलेटिव प्रोनाउन का केस आ गया। क्या आ गया, रिलेटिव प्रोनाउन। क्या था हमारा इसमें कि भाई वह वहां रहता है जहां मेरी सिस्टर रहती है। रिलेटिव प्रोनाउन की तरह इसका भी हमने इस्तेमाल देख लिया कि ऐसी किसी जगह के बारे में बात हो रही है जिसके बारे में पहले मेंशन हो चुका है, तब हम जब जहां की आवाज निकालते हैं तो वही यहां पर भी इस सेंटेंस में भी हुआ है। तो इसमें कुछ ज्यादा दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए, मुझे पूरी उम्मीद है। बाकी होमवर्क आपको मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, कोई भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो, इंस्टा FB जहां मर्जी चाहे आप पूछ सकते हो, हम हर जगह पे मौजूद रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन। व्हेन का इस्तेमाल क्या होता है, व्हेन की हिंदी तो होती है कब या फिर जब, लेकिन इस्तेमाल कब होता है, टाइमिंग के लिए, किसी भी वक्त को पूछने के लिए। जब भी आपको किसी भी चीज का वक्त पूछना, सर वीडियो कब अपलोड कर रहे हो, सर आप लाइव कब आ रहे हो, सर आप अगली वीडियो कब डाल रहे हो, सर आप हमसे कब मिल रहे हो, इस तरह के सेंटेंस के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, व्हेन का इस्तेमाल करते हैं। प्रोनाउंसिएशन देख लो इसका, व्हेन। आइए देखते हैं, जैसे कि व्हेन आर यू कमिंग, आप कब आ रहे हो, अभी आ रहा हूं, ठीक है। इसमें भी वही स्ट्रक्चर है हमारा, नॉर्मल WH फैमिली आ जाएगी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद मेन वर्ब की जो भी फॉर्म होगी अकॉर्डिंग टू द टेंस आ जाएगी, और आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आ जाएगा। बहुत सिंपल सा था, ये भी बड़ा सिंपल है, ये भी नहीं परेशान करता हमें, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, व्हेन डिड द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट बिगिन। अब इसमें भी ये था कि भाई पहली वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुई, इसमें भी टेंस चेंज हुआ था, बाकी कुछ भी नहीं है, स्ट्रक्चर वही है हमारा। क्या, WH फैमिली आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आई, सब्जेक्ट आ गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि हमारे पास इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए फर्स्ट फॉर्म आ गई, ठीक है। नेक्स्ट है, आप लोग सोच रहे हो कि मुझे इतनी अच्छे से टेंस कैसे, अरे भाई मैंने आपको भी पढ़ा रखा है, टेंस की वीडियो देख लेना, आपके भी ऐसे पक्के हो जाएंगे, देखते पहचान लो कौन सा टेंस कहां यूज हो रहा है। व्हेन विल यू बिकम अ गुड प्लेयर, अब ये फ्यूचर में इस्तेमाल हुआ व्हेन का, कि भाई आप एक अच्छे प्लेयर कब बनोगे, विराट कोहली की तरह। अब व्हेन के रिलेटिव प्रोनाउन की तरह या कंजंक्शन की तरह कैसे इस्तेमाल होते वो देखो, ज्यादा कुछ मत सोचना, बस ये याद रखना कि जब सवाल पूछा जाएगा तो इसकी फॉर्म ऐसी रहेगी कि व्हेन के बाद डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी या मॉडल वर्ब आएगी। लेकिन अगर ऐसा ना हो रहा हो, जब इसकी आवाज कहां निकल रही हो, जब में निकल रही हो, तब आपका रूल चेंज होगा, फिर ये हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब यहां पे नहीं आएगी। जैसे कि इसमें देखो ना, व्हेन आई सॉ यू फर्स्ट, जब मैंने आपको पहली बार देखा, तो इसमें व्हेन की जो आवाज निकलेगी वो कब में नहीं निकलेगी। देखो ना यहाँ हेल्पिंग
हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहां जब में आवाज निकलेगी, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा और जो भी बात आप आगे कहना चाहते हो वो कह सकते हो। ऐसे ही द डे व्हेन वी मेट, जब हम, वो दिन जब हम पहली बार मिले या हम मिले, इस तरह की जब हम बात करते हैं तो यहां भी जब की आवाज आती है। यानी ये सिर्फ इंटरोगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं होता, ये अफर्मेटिव्स में भी इस्तेमाल होता है, यानी जिन्हें पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं ना, सिंपल सेंटेंस में भी व्हेन का इस्तेमाल होता है। और हम अब तक देखते हुए आए हैं कि जितने भी WH फैमिली थी वो पॉजिटिव सेंटेंस में भी इस्तेमाल किया जा रहा था इंटरोगेटिव के अलावा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब वीडियो के हम उस पार्ट पे आ गए हैं जहां हम बस वीडियो को खत्म करने वाले, और सक्सेसफुली हमने WH फैमिली को सीख लिया है। बस कुछ और छोटे छोटे इस्तेमाल है वो और देख लेते हैं। पहला है विच का इस्तेमाल। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि विच का इस्तेमाल एक तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है, जिनमें जान नहीं होती ना, उसके लिए विच का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल कौन सा जौन सा, इसकी फीलिंग होती है मेनली, क्या कौन सा या जौन सा। लेकिन ये कौन सा जौन सा किस चीज के लिए होगा? इंसानों के लिए नहीं होगा, हमेशा याद रखना, ये निर्जीव चीजों के लिए होगा, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होगा। ओके, जैसे कि चॉइस करने के लिए, कोई आपसे चॉइस पूछी जाए कि भाई तुम्हें कौन सी आइसक्रीम पसंद है, तुम्हें कौन सी शर्ट पसंद है, तुम्हें कौन सा फूल पसंद है, इस तरह की जो भी चीजें होती है जो निर्जीव होती है, उनके लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम विच का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा इस्तेमाल इसका वही रिलेटिव प्रोनाउन वाला, वही कौन सा नहीं होगा तो कौन सा होगा, फिर जॉन सा हो जाएगा। फिर एग्जाम्पल देख लेते हैं, विच इज योर फेवरेट प्लेस, आपकी सबसे पसंदीदा प्लेस कौन सी है। ठीक है, तो नॉर्मल स्ट्रक्चर रहा वही हमारा, पहले WH फैमिली आ गई, उसके बाद यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आया, और फिर मेन वर्ब आ गई और फॉर्म आ गई अकॉर्डिंग टू दी टेंस। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच मूवी वॉज प्लेइंग लास्ट वीक, लास्ट वीक कौन सी मूवी प्ले हो रही थी। चॉइस पूछी गई थी, कौन सी चॉइस थी, मतलब लोगों ने कौन सा चूज किया था। ठीक है ना, ऑप्शन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें देखने वाली बात है कि विच के साथ मूवी का इस्तेमाल हुआ था, ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल हो गया डायरेक्ट विच के बाद। ऐसा कब होता है भाई? ये चॉइस होती है, ज्यादातर हम क्या करते हैं, विच के साथ ऑब्जेक्ट को साथ ही लगा देते हैं, बाकी का सेंटेंस एज इट इज हो जाता है। ओके, क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। जैसे ये हो सकता था विच प्लेस इज योर फेवरेट, अगर आपको डाउट आ रहा हो तो अभी क्लियर कर देता हूं। जैसे ये हो सकता था विच प्लेस इज योर फेवरेट, आपकी फेवरेट प्लेस कौन सी है, तो ये भी आंसर यही निकलता है, इसका भी मीनिंग ये निकलता है। ओके, नेक्स्ट है आई हैव अ बुक विच आई बोरोड फ्रॉम माई फ्रेंड। अब यहाँ पे कैसे इस्तेमाल हो रहा है? एज अ, जैसे मैंने आपसे पहले बोला, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह इसका इस्तेमाल होता है। सो हियर आई हैव अ बुक, मेरे पास एक बुक है जो कि आई बोरोड फ्रॉम माई फ्रेंड, जो मैंने अपने फ्रेंड से बोरो की थी। ओके, तो ये खत्म होते हैं हमारे विच के इस्तेमाल। आइए अब देखते हैं हुज के इस्तेमाल। हुज में क्या होता है? हुज ना साउंड ऐसा करता है जैसे कि लिखा हुआ हो WHO और ऐसे एपोस्ट्रोफ लग के, लेकिन ये ऐसा नहीं होता। इसकी स्पेलिंग और इसकी स्पेलिंग में फर्क है। सबसे पहले डिफरेंस और कंफ्यूजन ये खत्म हो जाती है। ठीक है, ये भी हुज पढ़ा जाता है, ये भी हुज पढ़ा जाता है, लेकिन दोनों के मीनिंग अलग होते हैं। ये हुज जो होता है ये इसलिए इस्तेमाल होता है, हु इज के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाती है हुज, इस तरह से। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। पहली कंफ्यूजन खत्म। हुज का इस्तेमाल किस चीज के लिए होता है? ये बिलोंगिंग को दिखाता है, मतलब कोई चीज किसकी है। फॉर एग्जाम्पल हुज कार इज दिस, ये कार किसकी है। और ज्यादातर इसके साथ हमेशा ऑब्जेक्ट कैरी होता ही है। ठीक है ना, इसके साथ हमेशा क्या रहता है? ऑब्जेक्ट रहता है। जिस चीज के बारे में बात हो रही है, जिस जो चीज है वो जिसकी है, तो वो चीज हमेशा साथ रहेगी इसके हुज के। जैसे हुज कैट इज दिस, ये किसकी कैट है। हुज कमिंग टू द पार्टी, अब इसमें कोई बिलोंगिंग की बात नहीं हो रही। ये जो हुज है ना, ये इस हुज से डिफरेंट है, मैंने जानबूझ के लिखा है ताकि आपको क्लियर हो सके। यहां ये क्या कहना चाह रहा है? Who is coming to the party, पार्टी में कौन कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, इसलिए who is है ये। यहां पे ये वाला who's नहीं आएगा। who's किसके लिए आएगा? बिलोंगिंग के लिए, सामान के लिए आएगा। जब भी कोई सामान हो, चाहे बिल्ली हो, बंदर हो, चाहे कार हो, बैग हो, कुछ भी हो, मोबाइल फोन हो, तब हम who's लगाएंगे। और हमें पूछ रहा हूं भाई ये किसका है। ठीक है, who's कार, who's बैग, इस तरह से आप कर दोगे। ठीक है, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हाउ के इस्तेमाल। हाउ के लिए मैंने आपके लिए बहुत मेहनत की है, बहुत जबरदस्त तरीके से एक चार्ट बनाया जिससे आपको क्लियर हो जाएंगे हाउ के इस्तेमाल। ठीक है, हाउ का मेनली मीनिंग क्या होता है? वे, या कैसे, या तरीका। जैसे हाउ डू यू नो मी, आप मुझे कैसे जानते हो। ठीक है, हाउ डू यू डू दिस, आप ये कैसे करते हो। ठीक है, हाउ डू यू अंडरस्टैंड दिस, आप इसे कैसे समझते हो। इस तरह से हाउ का इस्तेमाल हो जाता है कोई भी तरीका बताने के लिए, आप ये काम कैसे करते हो। इतना तो क्लियर हो गया। तो हाउ के तो इस्तेमाल में कोई दिक्कत थी नहीं, नॉर्मल वही वाला हमारे स्ट्रक्चर चल जाएगा कि सबसे पहले हाउ रखा जाएगा, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब आ जाएगी, उसके बाद वही हमारा सब्जेक्ट मेन वर्ब की जो भी फॉर्म होगी अकॉर्डिंग टू द टेंस और ऑब्जेक्ट। अब तो हमें रट गया है सब, मेरे साथियों को सब कुछ क्लियर हो चुका है कैसे कैसे हमने जड़ को पकड़ा है कि कैसे स्ट्रक्चर चेंज हुआ था, हु का स्ट्रक्चर कैसे चेंज हो गया था, हुज के साथ कैसे यहाँ पे हमारे जो ऑब्जेक्ट है वो आ रहे हैं, हुम का क्या इस्तेमाल था, हु और हुम में क्या डिफरेंस था। दोस्तों सब कुछ कर चुके हैं, अब तो आपको कॉन्फिडेंस आ चुका है। आइए अब हाउ में ऐसे ही कहानी देखते हैं क्या है। तो हाउ का तो क्लियर हो गया, बिल्कुल। हाउ के साथ
जब मच लग जाता है तो उसका मीनिंग बिल्कुल बदल जाता है। हाउ के साथ जब मच लग जाता है तो उसका मतलब निकलता है कितना के सेंस में कि ये कितना है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मच राइस डू यू बाय, आप कितने चावल खरीदते हो। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि ये जो हाउ मच होता है ये इस्तेमाल किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए। अनकाउंटेबल नाउन, नाउन किसी भी चीज को कहते हैं, इतना तो क्लियर है। अनकाउंटेबल जिसे आप काउंट नहीं कर सकते। चावल है, चावल को काउंट करोगे, हाँ 1 किलो 2 किलो तो कर सकते हो, लेकिन चावल को एक एक करके काउंट नहीं कर सकते कि 100 चावल या 18 चावल या 17.5 चावल, उनके वजन को काउंट करते हो, चावल को काउंट नहीं करते, ये याद रख लेना। ऐसे ही कोई ऑयल, जैसे कोई आप तेल खरीद रहे हो, तेल के भी वजन को काउंट करते हो, तेल को काउंट नहीं कर सकते, दूध को भी आप काउंट नहीं कर सकते। इस तरह से ऑयल हो गया, मनी हो गया, शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, पेपर हो गया, मिल्क हो गया, कोई भी आप कितना के सेंस में पूछना चाह रहे हो, जैसे यहां था हाउ मच राइस डू यू बाय, ऐसे आप कर सकते थे हाउ मच ऑयल डू यू बाय, हाउ मच मनी यू हैव। कुछ भी आप बना रहे हो कितना के सेंस में, आपका सवाल कितना से स्टार्ट होता है, जिसमें कितना पूछा जाता है, तो आप उसके लिए क्या यूज करोगे, हाउ मच, अगर वो अनकाउंटेबल नाउन है। क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। लेकिन अगर हाउ के साथ मैनी लग जाए फिर क्या होगा, उसका मीनिंग भी कितना ही निकलेगा, लेकिन फर्क इतना है, ये अनकाउंटेबल था, ये काउंटेबल था। जब आप किसी ऐसी चीज के बारे में पूछना चाहते हो कि वो कितनी है जो काउंट हो सकती है, जैसे कि क्या काउंट हो सकता है भाई, हाउ मेनी पेन्स, पेन्स मतलब कलम जो होते हैं आपकी, जो पेन होता है नॉर्मल, वो अब उनको काउंट कर सकते हो ना, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 10 कितने भी काउंट कर सकते हो, उनका वजन नहीं काउंट हो रहा, पूरे पूरे काउंट हो रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही आप कह सकते हो हाउ मेनी बॉयज हो सकता है, टॉल्स हो सकता है, स्टूडेंट्स हो सकता है, न्यूज़पेपर, सोप्स, बुक्स, पेजेस, कस्टमर, जो भी है सारी चीजें काउंट हो सकती हैं उंगलियों के ऊपर, इनका वजन काउंट नहीं, ये पूरी पूरी काउंट हो सकती हैं। तो इस तरह से अगर आप किस चीज को पूछना चाहते हो कि वो कितने हैं, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, हम हाउ मैनी का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम काउंट नहीं कर पाते, उनके वजन को ही काउंट कर पाते हैं सिर्फ, तो उसके लिए हाउ मच होता है। बहुत सिंपल हो गया। अब देखते हैं हाउ लॉन्ग का क्या इस्तेमाल होता है। हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल होता है ड्यूरेशन, या कितनी देर से तक ये कोई काम चलेगा, इसको दिखाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हाउ लॉन्ग विल ही स्टे हियर, वो कब तक यहां रुकेगा। हाउ लॉन्ग विल ही वेट, वो कब तक वेट करेगा। हाउ लॉन्ग विल ही प्ले, वो कब तक खेलेगा। हाउ लॉन्ग विल ही टाइप, वो कब तक टाइप करेगा। हाउ लॉन्ग विल ही रीड, हाउ लॉन्ग विल ही राइट। इस तरह से कोई भी टाइमिंग कब तक चलने वाली है, इस चीज को बताने के लिए हम हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों ये हाउ लॉन्ग भी खत्म हुआ। हाउ मच को देख लिया अनकाउंटेबल के लिए, हाउ मैनी को देख लिया काउंटेबल के लिए, हाउ लॉन्ग भी खत्म हुआ, हु, हुज, हुम, विच, सब खत्म कर दिए। सारों के डिफरेंस भी देख लिए, रिलेटिव प्रोनाउन भी देखा, स्पोकन में क्या इस्तेमाल होना है हमने वो भी देखा, सब कुछ देख चुके हैं। बीच में आपको मैंने होमवर्क करने को दे दिया था, प्रैक्टिस करने को दे दी थी। अब एक और प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूं आपको, कुछ और सेंटेंसेस दे रहा हूं, इनको अच्छे से आपको अटेम्प्ट करना है, इनको मुझसे चेक कराना है। चाहे कॉमेंट में आंसर लिख के चेक कराओ, चाहे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहां पे आप पर्सनल मैसेज करके ही पूछ सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके बिल्कुल बढ़िया से हो जाएं। अब कोई डाउट ना रहे। अगर कोई भी अब भी परेशानी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो मैसेज करके पूछ लेना, कमेंट करके पूछो, हम आपके कमेंट बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मेहनत से बनाई है, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई तो वीडियो को शेयर बिना कहे कीजिएगा अपने सभी साथियों के साथ। लाइक करना, जितना लाइक करोगे उतना सपोर्ट हमें मिलेगा, उतना मोटिवेशन मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हमारी मेहनत वसूल हो सके। और अगर बेल आइकन को नहीं दबाया तो प्लीज बेल आइकन को भी दबा दें। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और जो भी आपकी डाउट्स हैं हमसे पूछ लें, हम हमेशा आपके साथ हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ।